एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनीज से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिसका जानना हर एक फाउंडर के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फाउंडर पहले के हो या अभी न्यू फाउंडर बन रहे हो। और साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहला सवाल जो हर एक फाउंडर के मन में होता है वो ये है कि पहले जब फाउंडर्स अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाते थे और उन्हें जो इनवॉइस मिलता था उसमें जीएसटी नंबर और पैन नंबर लिखा होता था, पर अब जो नए फाउंडर्स अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा रहे हैं उसमें जीएसटी नंबर लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो इस वजह से उनके मन में ये डाउट है कि जिस जगह पे वो अपना पैसा दे रहे हैं तो क्या उस सही जगह उनका पैसा जा रहा है, क्या वो जो फाउंडरशिप ले रहे हैं वो सही लोगों के थ्रू ले रहे हैं। ये सारे डाउट्स का आंसर बस एक ही है फ्रेंड्स, कि पहले जो लोग फाउंडरशिप लेते थे, अपनी आईडी एक्टिवेट करवाते थे, तो वो इंडियन पेमेंट गेटवे के थ्रू करवाते थे, तो इस वजह से उन्हें तभी जीएसटी देनी पड़ती थी। लेकिन अभी जो नए फाउंडर्स अपनी आईडी एक्टिवेट करवा रहे हैं वो ग्लोबल कार्ड से, इंटरनेशनल कार्ड या क्रिप्टो करेंसी से करवा रहे हैं, क्योंकि अभी इंडियन पेमेंट गेटवे बंद हो चुका है, तो जिस वजह से उन्हें जीएसटी नहीं देनी पड़ रही है। तो जब वो जीएसटी दे ही नहीं रहे हैं तो फिर उन्हें जो कॉलम है वहाँ पे जीएसटी नंबर कैसे लिखा हुआ मिलेगा, तो इस वजह से उन्हें जीएसटी नंबर लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। तो अब लोगों के मन में ये भी डाउट है कि जब वो ग्लोबल कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं या इंटरनेशनल कार्ड से, तो उन्हें जीएसटी क्यों नहीं देनी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई आईटी कंपनी, चाहे वो ऑन पैसिव हो या फिर कोई भी अदर कंपनी हो, अगर आईटी फील्ड से है तो वो किसी भी तरह का वर्ल्ड वाइड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो उन्हें जीएसटी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनके पास ये राइट होता है कि उन्हें किसी भी तरह का अगर वो पेमेंट ले रहे हैं या किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उन्हें जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। हर एक जो कंपनी है उसका अपना अपना काम करने का एक अलग क्राइटेरिया होता है। इस वजह से जो लोग इंटरनेशनल कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं उन्हें जीएसटी नहीं देनी पड़ रही है। और ऑन पैसिव तो हमारी आईटी फील्ड की कंपनी है ही एआई बेस्ड, इस वजह से जब अभी हम लोग ग्लोबली पेमेंट कर रहे हैं ग्लोबल कार्ड से, तो हमें कोई भी एडिशनल टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, एज अ जीएसटी हमें नहीं देना पड़ रहा है। पर फिर भी लोगों के मन में ये डाउट है कि कुछ लोगों का पेमेंट जो है वो ज़्यादा लग रहा है, उनके मुकाबले कुछ लोगों का पेमेंट कम लग रहा है। वो बैंक पे डिपेंड करता है कि किस बैंक का कितना ट्रांजैक्शन चार्ज है। हर एक बैंक का अपना अलग अलग ट्रांजैक्शन चार्ज है, और ये भी डिपेंड करता है कि उस टाइम पे जो डॉलर का रेट है वो क्या है, क्योंकि डॉलर का रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी 75 रुपीज़ होता है, कभी 73, कभी 74, कभी 72। इस वजह से जब डॉलर में फ्लक्चुएशन होते हैं, तो अगर मान लीजिए तभी 75 रुपये पर डॉलर है, तो जब वो लोग पेमेंट कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन अगर यही डॉलर का दाम प्राइस गिर जाता है, 72 हो जाता है, तो उस समय उन्हें कम चार्ज देना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है कि ट्रांजैक्शन चार्ज में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। बट अगर एक ओवरऑल हम बात करें तो 8,500 के आसपास जो आपका चार्ज है वो होता है। अब लोगों के मन में ये भी डाउट है कि जब वो क्रेडिट कार्ड से या फिर क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर रहे हैं तो उनके पेमेंट को शो होने में टाइम लग रहा है, यानी कि उनके आईडी को ग्रीन होने में टाइम लग रहा है। तो इस वजह से उनके मन में ये डाउट है कि कहीं हमारा जो टाइम पीरियड लग रहा है आईडी को ग्रीन होने में, उस बीच जो नए फाउंडर्स आ रहे हैं वो हमसे ऊपर ना हो जाए, यानी कि हमारे ऊपर उनका लेवल ना हो जाए। इस बारे में खुशविंदर ढिल्लन सर ने अपने एक वेबिनार में बताया था कि जब भी, जिस समय भी, जिस टाइम पर भी आप पेमेंट कर रहे हैं, अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो टाइम आपके कंप्यूटर में रजिस्टर्ड हो जाता है। भले ही वो रिफ्लेक्ट ना हो, आपकी आईडी उस समय ग्रीन ना हुई हो, एक्टिवेट ना हुई हो, पर वो टाइम नोट आउट हो जाता है कि उस टाइम पे आपने अपनी फाउंडरशिप की पोजीशन एक्टिवेट करवाई है। अब अगर उसके 1 मिनट बाद भी कोई बंदा आता है, वो अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाता है, तो वो आपके नीचे ही होगा। भले ही आपको आईडी को रिफ्लेक्ट होने में, शो होने में टाइम लगे, 1 हफ्ते का टाइम लगे या जितना भी टाइम लगे, आप उनसे आगे ही हो।
अब लोगों के मन में ये भी डाउट है कि इतना टाइम लग जा रहा है उनके पेमेंट में। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी अगर एक दिन से ज़्यादा लग रहा है आपके पेमेंट को रिफ्लेक्ट होने में, तो आप या तो सपोर्ट में जा कर के लिखिए, आप लिखिए कि आपके ने किसके थ्रू पेमेंट किया है, अपना ट्रांजैक्शन नंबर दीजिए या फिर ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट आप वहाँ डालिए। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आप LC मेंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे आज के अपडेट के बारे में। तो 2 दिन में टोटल 10 पोस्ट हैं, 10 अलग अलग पोस्ट की रिक्रूटमेंट ऑन पैसिव कर रहा है। वो जो 10 पोस्ट है उस सभी की क्राइटेरिया अलग अलग है, सभी के लिए एक्सपीरियंस अलग अलग है। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो 10 पोस्ट है। फाउंडर्स अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो कि इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए ईगर हो या फिर वो चाहते हैं ऐसी किसी पोस्ट में काम करना या ऑन पैसिव के साथ काम करना, तो वो ज़रूर से उनके साथ शेयर करें। जो पोस्ट है वो है पहला तो एंगुलर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जिसका कि एक्सपीरियंस 4+ ईयर यानी कि 4 साल से ज़्यादा की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है फ्रेंड्स जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जिसके लिए 2+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। थर्ड पोस्ट है एंगुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, इसके लिए भी 2+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। फोर्थ रिक्रूटमेंट है डेटा साइंस सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जिसके लिए 4+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। देन फिफ्थ है आपका टेक्निकल आर्किटेक्ट, इसके लिए 8+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है जावा सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसके लिए भी 4+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। देन सेवेंथ है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 8th है मर्न स्टैक डेवलपर, इसके लिए भी 4+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। देन 9th पोस्ट है Node.js सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड 10th है जावा स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इन सारी जो पोस्ट है इसके लिए मैक्सिमम अगर बात करें तो 8 साल और मिनिमम क्राइटेरिया जो एक्सपीरियंस की है वो है 2 साल। 2 साल अगर आप किसी के पास एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों का तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात कि वो अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, वो ईमेल कर सकते हैं recruitment@onpassive.com पे। जो आपका वर्किंग का लोकेशन होगा वो हैदराबाद ही होगा और आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18+ यानी कि 18+ के जितने भी लोग हैं जो कि इन सारी फील्ड में नॉलेज रखते हैं या उन्हें एक्सपीरियंस है 2+ ईयर का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं recruitment@onpassive.com पे जा करके। एंड जो भी कैंडिडेट्स है वो शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू राउंड के लिए। आप अपना CV जो है वहाँ पे मेल कर सकते हैं। अगर जब भी आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, या तो वो इंटरव्यू आपका ऑफलाइन भी हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है। उस टाइम पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, क्योंकि ड्यू टू कोविड सब कुछ जब ऑनलाइन हो रहा है तो मे बी जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन ही किया जाए। एंड रही बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैलरी की, क्योंकि किसी भी पोजीशन पे अप्लाई करने से पहले लोग यही जानना चाहते हैं कि वो कंपनी हमें सैलरी कितनी दे रही है। एक सैलरी जो है पर एनम आपको 4 से लेके 15 लाख तक मिल सकती है। ये तो अभी स्टार्टिंग है, जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी सैलरी भी इंक्रीज करे, क्योंकि हर एक पोस्ट की यही है कि जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो भले ही उस टाइम पे आपकी सैलरी कम हो, बट डे टू डे वो जो सैलरी आपकी बढ़ती ही है। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो जा करके ऑन पैसिव के वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर वो इंटरेस्टेड है तो ये सारे 10 पोस्ट ऑन पैसिव लेकर के आ रही है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।